अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी और माशी सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में एक तरफ सियासी हुकूमत अपनी आलमोस्ट हुकूमत साजी का काम मुकम्मल हो चुका और अब पॉलिसी मेकिंग का काम शुरू हुआ है। सेनेट के इलेक्शन भी साथ साथ हो रहे हैं, कागजात नामजदगी आज जमा करवाए गए हैं। दूसरी तरफ IMF की टीम पाकिस्तान आई हुई है। इस्लामाबाद में IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं और वाशिंगटन में IMF के हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तानी मुज़ाहरे कर रहे हैं। ये वो सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत को होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी जो क्रेडिबिलिटी है इस हुकूमत की, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ऐसी हुकूमत किस अंदाज में मुमलकत के अमूर को आगे चला पाएगी, इस हवाले से बातचीत करेंगे। और इस प्रोग्राम के हिस्से में शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और कानूनदान हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं, पाकिस्तान को नो डाउट के जो मुआशी चैलेंजेस पिछले 1.5-2 साल से हमें पहले से भी हैं, लेकिन जो संगीन हालात हुए हैं पिछले 1.5-2 साल में वो किसी ढके छुपे नहीं हैं। ऐसे हालात में जहां इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हों, वाशिंगटन में मुज़ाहरे हो रहे हों, तो आपको क्या दिखाई देता है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए कामयाब निगोसिएशन कर पाएगी और मैशियत से बाहर निकाल सकेगी, बहरान से बाहर निकाल सकेगी पाकिस्तान को? देखिए, IMF से मुज़ाकरात करें या ना करें, उनसे कर्जा लें या ना लें, ना इनमें कैपेसिटी है, ना इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, क्योंकि इनके अपने माल बता सारा शरीफ फैमिली हो या जरदारी फैमिली हो, इनका बाहर पड़ा हुआ है। इनके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा कि अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर आए? और जिस डाकाजनी के जरिए इनका वजूद हुआ है या ये आए हैं, इनके ऊपर इंटरनेशनल वर्ल्ड भी ट्रस्ट नहीं करती और हमारा इन्वेस्टर और हमारा ओवरसीज भी ट्रस्ट नहीं करता। इन्होंने जो 16 महीने की कारकर्दगी दिखाई है, जो जुल्म और बर्बरियत और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं वो एक तरफ, मगर जो मईशत को तबाह बर्बाद किया है वो तो एक, मैं समझता हूँ 76 साल तारीख में वो बदतरीन किस्म की अगर आप हुकूमत नाम देंगे तो वो ये 16 महीने होंगे। तो अब इसके नतीजे में कौन होगा जो इनके ऊपर ट्रस्ट करेगा या इनसे कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन रखेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क को किसी माशी बेहतरी की तरफ ये ला सकेंगे। इन्होंने मजीद तबाही मचानी है, इन्होंने और जुल्म मचाना है, इन्होंने और जिस तरह की भी हरकतें ये कर रहे हैं किसी लिहाज से ये काबिल कबूल नहीं है, सूटेबल नहीं है इनके लिए भी और मुल्क के लिए भी। इन्होंने करना ये है कि जो भी इनके साथ एग्रीमेंट हो या ना हो, देखें, ये कर्ज का मतलब ये होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, लोगों की आमदनी बढ़ाएं और रिफॉर्म्स करें और जो $18 बिलियन मुफ्त मराहत जो ऊपर के शाफिया को दे रहे हैं उनसे वो कम करें, तो सब जाकर के मुल्क को संभलने के काबिल होगा। इन्होंने तो कुछ भी नहीं करना, इन्होंने तो कर्ज पे कर्ज लेना है, सूद पे सूद बढ़ाते चले जाना है और लोगों के ऊपर जुल्म बढ़ाते चले जाना है। इन्होंने 12 से 16 रुपए बिजली का यूनिट हमारी जमाने में था, जो कि अब बढ़ा करके इन्होंने 70 रुपए बिजली का यूनिट कर दिया। अब इन्होंने 170 रुपए पे लेके जाना है। गैस इन्होंने पहले जो 500 बिल आता था 50,000 बिल तक पहुंचा दिया, आगे लाख रुपए पहुंचा देंगे। इसी तरह आप देखिएगा बेरोजगार और होते चले जाएंगे। 25% मुझे बताएं कि सूद होगा तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा? तो ये सारी चीजें हैं इनके सामने और इनको भी पता है कि ये ना इसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं और ना इनकी नीयत है। इन्होंने सिर्फ इसलिए कर्ज लेना है ताकि इनकी अय्याशियां चलती रहें, इनकी गाड़ियां चलती रहें, गाड़ियों के खाली टायर 3 करोड़ रुपए के ये बदलवा लें और बस इनको मुफ्त मराहत जो मिल सकती है वो अय्याशी करें और पैसा लूटें और मुल्क से बाहर ले जाए। इनको क्या लगे आम आदमी से? शुएब साहब, ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, बहुत सी जमातों का, आपका अपना भी जमात का ये मौक़िफ़ है और जो IMF को ख़त लिखा गया था उसमें भी कहा गया था कि इलेक्शन का ऑडिट होना चाहिए। अब आप जो मुतासरा जमातें हैं JUI या बाकी जो हैं वो भी कहते हैं ऑडिट होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए अब आपके ज़हन में कोई मैकेनिज़्म है कि ये ऑडिट करेगा कौन, किस इदारे के ज़िम्मे लगाया जाए? अच्छा, सारे किस तरह से बैठेंगे एक टेबल के ऊपर कि कुछ चीज़ तय कर लें, या आपको पॉलिटिकल विल नज़र आ रही है कि हुकूमत जिनको मिल चुकी है कि वो तैयार होंगे इस ऑडिट के लिए? देखिए, पॉलिटिकल विल तो बिल्कुल इनकी नहीं है। इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई है। इनको सबको एक दुश्मनी है वो इमरान खान से। इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी हुई है। उन्होंने इतना बड़ा पुरअमन अवामी इनकलाब ला के दिखा दिया है अवाम ने, लेकिन उसको दबाने के लिए जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना इनके खिलाफ मजीद नफरत फैलेगी
हम खड़े हैं ना, हमने पूरा इस्लामाबाद की 3 सीटें जीती हैं। मेरा अपना हल्का ये मैं यही इसी हल्के से हूँ, मैं जीता हूँ 1,05,000 वोट लेके, जिसने आधे भी वोट से भी कम वोट नहीं लिए, उसको उठा करके इन्होंने एमएलए बना दिया। तो इस तरह की जो हरकतें इन्होंने की हैं, कौम इनके साथ शदीद नफरत करती है। देखिए, ये पब्लिक सपोर्ट के बगैर बहुत कोई माशी और ना ही सियासी इस्तेकाम आता है। सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम वैसे नहीं आ सकता। देखिए, पटन ने बड़ी अच्छी बात की कि जुडिशल आप उसकी ऑडिट करा लें, और हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को भी ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका ऑडिट कराएं। लेकिन इनके पास, इनको बिल्कुल कोई सियासी तौर पर ना इनकी क्रेडिबिलिटी है, ना इनको कोई ट्रस्ट कर रहा है, ना इनको कोई हुकूमत मान रहा है, खास इंटरनेशनल वर्ल्ड हो। बैठते हैं वो बैठे रहे, मगर इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छा शुएब साहब, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये सारे के सारे मामलात इस वक्त, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का मसला हो, चाहे इलेक्शन के अंदर जो सब कुछ हुआ, वो एक अदालती फैसले का ही नतीजा था जिसमें आपका इंतखाबी निशान लिया गया। तो आप कितने पुरुमीद हैं कि इलेक्शन ऑडिट के मामले में, या आपकी ये जो पेशावर हाई कोर्ट से भी फैसला हुआ रिजर्व सीट के बारे में, कि वो आपके हक में आ सकता है? देखिए, हम तो अदालतों से पुरुमीद हमेशा रहते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि अदालतें भी सम टाइम कंप्रोमाइज हो जाया करती हैं जो इस तरह के फैसला देते हैं। जैसे हमारे खिलाफ जिस तरह का फैसला आया, तो ये सारे चीजों के होते हुए भी हमने आखिर पाकिस्तान के ही कोर्टों के पास जाना है अपने हक के लिए, तो वो हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे और वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान का जो कल्चर है ना सियासी, इसमें आप अभी पिछली एक दहाई की देख लें या पिछली 4 दहाइयों की आप सियासी तारीख उठा के देख लें, कि इसमें उस वक्त तक किसी को हक शायद नहीं मिलता जब तक कि वो कोई मुज़ामत या सियासी तहरीक ना चलाएं। अभी आपने राब्ते किए थे, JUI के साथ किए, अचकज़ई साहब के साथ किए, ANP काफ़ी गिले शिकवे कर रही थी, लेकिन अभी सेनेट इलेक्शन के अंदर जो है कि JUI को पीपल्स पार्टी ने अकोमोडेट किया है ज़मीनी इलेक्शन में, और अभी अगेन ANP के एमल वली खान साहब सेनेटर की लिस्ट में शामिल हैं बलूचिस्तान से, और पार्टी उनको वहाँ पे सपोर्ट कर रही होगी। तो क्या आप समझते हैं कि आपको लीगल जंग के साथ साथ जो है कि आपको अवामी सतह के ऊपर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसमें आपको अपने दस्त बाजू बनाना पड़ेगा कुछ जमातों को, ताकि मुल्क की एक तहरीक भी पैदा की जा सके प्रेशर बनाने के लिए, इसका ऑडिट हो और कोई ऐसा नतीजा निकले जो मुस्तकबिल के इलेक्शंस को भी महफूज बना सके? देखिए, जहां तक तो मुस्तकबिल का इलेक्शन है वो तो उस वक्त देखा जाएगा जब नीयत ही खराब हो। मुझे बताएं, ये 2017 के ये जो इलेक्शन एक्ट बना था, ये भी सबकी रजामंदी से बना था, तमाम पोलिटिकल पार्टी से। बड़ा सिस्टम उसमें ऊपर लिखा गया है। EMS सिस्टम 36 करोड़ रुपए लगाकर इन्होंने बनाया था, जिसके अंदर उसी वक्त जो ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो रिजल्ट बनाएगा, फॉर्म 45 सीधा वो उस सिस्टम में डाल देगा। उन्होंने डाल भी दिए होंगे बाद में, लेकिन इन्होंने मोबाइल बंद कर दिए, इन्होंने नेट बंद कर दिए। और इसी तरह आप देखेंगे फॉर्म 45 लेके हम घूम रहे हैं, ये रिजल्ट कहलाता है। सेक्शन 90, 92, 95 इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड रिजल्ट। वो एक बंदा दस्तखत करता है, जबकि इसमें तो मेरे तकरीबन 3000 मुख्तलिफ अशखास के दस्तखत हैं। तो अगर इन हालात में भी अगर आप इसको तस्वुर करें कि सब कुछ होने के बावजूद अगर आपकी नीयत नहीं है कानून पे अमल दरामद करने की, आइन पे अमल दरामद करने की, आपने लोगों को उठाया, मारा, तशद्दुद किया, पोलिंग एजेंट उठाए, लेकिन सब कुछ के बावजूद आवाम निकली और उन्होंने वोट दिए और उन्होंने रिजल्ट पलट कर दे दिया, और रात 12 बजे तक पूरे मीडिया को जो रिजल्ट दिया गया वो सारे हम जीत रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उठता है, रात की तारीकी में कहीं चला जाता है, वापस आता है, तो जनाब रिजल्ट इसको रोक देते हैं, और उस रोकने के 2 घंटे के अंदर सारा कुछ चेंज कर देते हैं। अगर ये हमारे मुल्क का कानून है और ये इंसाफ है और ये आइन है, तो हमने फिर किसके साथ बैठ के क्या करना है? और आज इमरान खान ने अच्छी बात की है, ये मैंने पहले भी कई दफा कहा कि एक डाकू आपके मकान पर कब्जा कर ले और आप कहें डाकू भाई मेहरबानी करो, आप आए, हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन जो तहरीक का ताल्लुक है, जो पार्टीज हमारा साथ देना चाहती हैं, इस वक्त हक सच के साथ जो खड़ा होंगी, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर कोई नहीं भी आएगा, हमने तो तने तनहा इलेक्शन भी लड़ा है, तने तनहा इस फस्तायत का मुकाबला भी किया है, और तने तनहा हम निकलेंगे पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी, धरना भी होगा, मुजाहरा भी होगा, और कानूनी जंग भी होगी। जो हमसे हो सका हम देखें, ये अवाम के हुकूक है, अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ हमें करना पड़ा हम जरूर करेंगे। शुएब साहब, ये आपकी अवामी तहरीक जो है कि ये रमज़ान के बाद होगी या रमज़ान में ही शुरू हो सकती है?
ज्यादा इम्कान है हमारी रमजान शरीफ के बाद होगी। अभी उसके लिए कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमें कोई उस तरह से ना एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही जिस तरह से होता है कि आप तंजीम तो आपकी ऑलरेडी 9 मई के बाद से जो कुछ हुआ वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। लोगों ने वोट ज़रूर दिया, लेकिन कोई तंजीम साजी, कोई एक्टिवली आप प्लानिंग करना, मोटिवेट करना लोगों को, आपके अभी भी जो सीनियर लीडरशिप जो पोलिटिकली बड़ी एक्टिव रही थी वो तो अभी भी या तो जेलों में है या गायब है। देखें, पॉलिटिकली तो आप ये तस्वर करें कि ये आखिर किस लिए लोग बाहर निकले, क्यों उन्होंने हमें वोट दिए। ये नहीं हो सकता कि हमारी तंजीम जो है वो खत्म हो गई और लोग जाकर वोट दें। पूरी कौम अवाम हमारे साथ करिए। आप किसी जगह, किसी गांव, किसी हल्के में चले जाए, हमने जो नारा और स्लोगन दिया था जुल्म का बदला वोट से, और लोग निकले, हमारे इस स्लोगन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और जुल्म का बदला वोट से ले लिया उन्होंने। लेकिन उन जालिमों को ये शर्म हया खत्म हो गई है कि आप लोगों के हुकूक के ऊपर इस तरह अगर डाका डालेंगे, कल फिर क्या होगा? कल उसका फिर इसका मतलब है कि अगर पुरअमन अवामी इनकलाब के रास्ते में रुकावट होगी तो लोग फिर क्या करें? असला उठाएं। फिर तो यही होगा ना, फिर पुरतशद्दुद इनकलाब आएगा। तो आप इसको, जो मुख्तदर लोग हैं, उनको ये सोचने का मकाम है कि अगर जिन लोगों को वो रिजेक्ट कर चुके हैं, आप उनको उठा करके मुसल्लत कर रहे हैं उन चोरों को। अब तो बल्कि वो डाकू बन गए, डाकाजनी के जरिए उन्होंने वोट चुराए हैं। तो ये निज़ाम नहीं चल सकता, ना ज्यादा चल सकता है, ना थोड़ी देर के लिए चल सकता है। इस तरह के निज़ाम से बददिली फैलेगी, मायूसी फैलेगी, इससे खराबी होगी और इस खराबी का बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे पास। इस्लामाबाद में बहुत से लोगों का ये ख्याल है, और आपके साबका पार्टी कुलीग थे सेनेटर वाडा साहब जो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि गंडापुर साहब की हुकूमत जो है कि मुद्दत पूरी नहीं करेगी और जल्द जो है कि उनको घर भेज दिया जाएगा। तो ये आप समझते हैं कि वफाक और सूबे के दरमियान इस तरह के हालात आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी उनको एक नोटिस तो भेज दिया इलेक्शन कमीशन ने, उनकी अहलियत को चैलेंज किया गया है। नहीं तो फैसल वाडा कोई नजूमी तो है नहीं, ये तो बेईमानी है ना, सीधी सीधी। हमारे जो जीते हुए लोग हैं उनको भी हराने की कोशिश हो रही है, और दूसरी और उनको डबल स्टैम्प करके तो हमारे वोट जाया करा के तो उनको हमारे मुखालफिन को जितवाया जा रहा है। मगर बात यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर, कितने अली अमीन गंडापुर आप हटाएंगे? दूसरी बात यह है कि ये इनको क्या हक हासिल है कि एक बंदा इलेक्टेड आदमी है, उनके खिलाफ आप साजिशें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, वो इनकी कोई हैसियत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये खुद नहीं रहेंगे। एक ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी मैं चाहूँगा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज थे अबुल असनाद साहब, इन्होंने साइफर केस की भी हेयरिंग की थी। आमिर मुगल के केस में अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि वो मिसकंडक्ट का केस बनता है। उन्होंने कुछ वाज़ेह डायरेक्शन तो नहीं दी, लेकिन जो इंतज़ामी कमेटी है उसके पास भेज दिया है। और ये साइफर केस में भी 2 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जो ट्रायल था उसको इलीगल करार दे के रिमांड बैक किया था। तो ये अदलिया के अंदर ये जो सोच और ये जो एक्शन है, इसको एक पॉजिटिव साइन तो नज़र आ रहा है कि जहाँ पे कोई गलती है उसकी निशानदेही हो रही है तो एक्शन भी हो रहा है। तो इससे समझते हैं आपकी कोई थोड़ी बेहतरी होगी? देखिए, खाली ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं होगा। इन बेईमान जजेस को ना सिर्फ ये है कि उनको नौकरी से निकाला जाए, बल्कि उनको जेल में बंद किया जाए। जब तक कि आप बेईमानी का इलाज आप उनको जेल में बंद करने का नहीं करेंगे, उनको हथकड़ी लगा के उसी अदालत में पेश किया जाना चाहिए जहां उसने उस कुर्सी पे बैठ के, जहां उसने बेईमानी की होती है। ये अल्लाह की कुर्सी पे बैठ के जिस तरह की बेईमानियां कर रहे हैं, काबिल अफसोस बात है। और मैं क्रेडिट देता हूँ ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस अब्बास ताहिर साहब का बेंच था, उन्होंने कम से कम इस हद तक इंसाफ किया कि ऑब्जर्वेशन दे दी। बल्कि उनको तो चाहिए था कि जब सारी एविडेंस आ चुकी थी, आपके पास वकीलों के एफिडेविट्स आ चुके थे, एक शख्स पहले जमानत देता, तारीख देता है और कहता है जी चले जाओ, वापस किसी के कहने पे बुलाता है, आ जाओ जी मैं तारीख नहीं देता आपको। मतलब है हद हो गई है, और पीछे केस डिसमिस कर देता है। तो इतनी बड़ी बेईमानी जो सबके सामने, आंखों के सामने, पुलिस के सामने, वकीलों के सामने करता है, और उसको आप सिर्फ इतना ऑब्जर्वेशन दे दो कि ये मिसकंडक्ट है, लेकिन मेरे ख्याल उन्होंने वो जो लेगा उसको तो उसी वक्त बुला के उसको जेल में भेजना चाहिए था। जी नहीं, जो ये क्या कानून या ये तरीकाकार है कि इस तरह से हाई कोर्ट डायरेक्ट या कोई इंतजामी कमेटी को भेजा है उन्होंने, शायद वो इसके ऊपर मिसकंडक्ट की कार्रवाई करके वो इंक्वायरी करेंगे, सारा कुछ प्रोसेस होगा। मगर आपके पास जब एविडेंस आ गई है तो आप FIR दर्ज कराए ना। क्रिमिनल केस के लिए तो कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। FIR दर्ज करा के उसको उसी वक्त हथकड़ी पहना के उसको जेल भेजना चाहिए। जब तक आप देखिए निजाम इंसाफ इस तरह दुरुस्त नहीं होगा,
जब तक निज़ाम इंसाफ में आप ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लेकर आएंगे तो इस तरह आपकी एस्टेब्लिशमेंट इन जजेस को, इन करप्ट जजेस को अपने लिए इस्तेमाल करके वो मफादात हासिल करती रहेगी और वो जो बदमाशियां हमारे मुल्क में काबिज है वो अपने मफादात के लिए अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इस तरह जेलों में भेजता रहेगा और सजाएं दिलवाता रहेगा। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये तो क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट जो है कि किसी जज के खिलाफ कार्रवाई या हथकड़ी उसको लगाई जा सकती है। मेरे ख्याल है इसमें आपको कानून बदलना पड़ेगा। नहीं, कोई फर्क नहीं है। आपके सामने कई जजेस को कि कोई जज कत्ल कर दे उसको आप जेल में नहीं भेजेंगे। एक जज ने बेईमानी की है, एक मिसकंडक्ट किया है, मिसकंडक्ट के अलावा उसने जुर्म किया है, उस जुर्म की सजा में तो आप उसको जेल भेज सकते हैं, लेकिन जो मिसकंडक्ट किया है उसमें उसको नौकरी से निकालें। लेकिन अभी तक वो बैठा हुआ है, तो इतने दिनों से वो एक ऑर्डर आ चुका है, उसको भेजें, क्यों ना उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और ऐसे बेईमान आदमी को आप इस्लामाबाद में लाए क्यों हैं? वो डेपुटेशन पे ला करके उससे वो इमरान खान के खिलाफ वो केसेस चलवा रहे हैं अपनी मर्जी के और अपने मनपसंद के। तो ये सारी दुनिया देख रही है और सबको पता है। चलो, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर से बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के तनाजुर के अंदर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से हम बातचीत करेंगे कि JUI और दूसरी जमातें इस वक्त क्या सोच रही हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से जारी रखेंगे हम पाकिस्तान के कुछ सियासी हालात और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनके ऊपर। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। JUI से आपका तल्लुक़ भी है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी सवाल ये है कि इस वक्त आपकी नज़र में इस मौजूदा हुकूमत को 3-4 बड़े क्या सियासी और माशी चैलेंजेस दरपेश होंगे। एक तरफ अभी IMF की टीम पाकिस्तान में मुज़ाकरात भी कर रही है, वाशिंगटन में मुज़ाहरे भी चल रहे हैं पाकिस्तानियों के। तो ऐसे हालात में आपको क्या नज़र आ रहा है कि हुकूमत के चैलेंजेस और उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो मईशत का है। मगर मईशत का मसला जो है ना, उसको आइसोलेशन में आप नहीं ले सकते, अकेले में नहीं ले सकते। उसके साथ गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी का मसला जो है भी दरपेश होगा और वो मसला जो है वो प्योर सियासी है। वजह उसकी ये है कि जो कुछ इलेक्शन में हुआ, इलेक्शन तो हमारे यहाँ वैसे भी धांधली से भरपूर होते हैं, मगर इन इलेक्शंस में जो कुछ हुआ है वो शायद धांधली से कुछ ऊपर जो ना धांधली प्लस है। तो उसका आसान सा हल है। बात ये हो सकती है कि शायद हम दुरुस्त नहीं कह रहे या दूसरा फरीक दुरुस्त कह रहा है, दोनों बातें मुमकिन है कि एक फरीक तो दोनों में दुरुस्त कह रहा है। तो उसका हल ये तलके खुलवा लिए जाए, उसका ऑडिट कर जाए तो वो क्लियर हो जाए। अगर तो धांधली हुई है और जिस स्केल पे हुई है उसी स्केल पे है तो फिर देन जो है हल सिर्फ जो है वो एक ही सूरत में मुमकिन है, नए इलेक्शन कराए जाए, गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी हो और वो जो है फिर आगे 5 साल पूरे करें। और अगर हम गलत हैं तो फिर हम सारी करते हुए हम जाके आराम पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के पास जहाँ पे भी जगह हमारी मुतय्यन हो गई है उस फेयर इलेक्शन के रिजल्ट के नतीजे में तो फिर हम वहाँ आराम से बैठ जाएं और गवर्नमेंट को अपना टाइम पूरा करने दें। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को हिम्मत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो भी अपने आप को ना यहाँ मुफाहमत के बादशाह कहते हैं, तो जो यहाँ पे बादशाहों जितने बादशाह मुस्लिम लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं उनको एक कदम आगे चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आइए हम आपको जो ना अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करके देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बना, वन मैन कमीशन बना लीजिए, दो लोग भी हो सकते हैं या फिर सूबों को जो है ना वो इसी तरह से एक दो जजों को हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट करके उनको कहें कि ये हल्के हैं, उसका 10% भी हो सकता है, 10% से भी हो सकता है। उनको कहें कि ये हल्के हैं, टारगेट जो है तक करके दें। अगर लेजिटिमेसी इनको मिल जाती है तो कंटिन्यू करें, वरना जो है ना वो स्टेप डाउन हो। अच्छा कामरान साहब, आपको नज़र आता है कि तजवीज़ तो अच्छी है, ये तमाम वो जमातें जो इस इलेक्शन से मुतासर हुई हैं उनकी यही है कि ऑडिट होना चाहिए,
लेकिन क्या आपको पॉलिटिकल विल नज़र आती है कि जो हुकूमत में आ गए हैं, और ये माजी में भी हमेशा रहा है कि जो हुकूमत में आ जाता है उसकी कोशिश होती है कि ऐसे जो कुछ हुआ उसके ऊपर मट्टी डालें और आगे बढ़ें, हम आगे की तरफ चलते हैं। और इस वक्त भी हुकूमत के अंदर हमें यही सोच नज़र आ रही है कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे चलें, नंबर वन। और नंबर टू, अभी भी जितने भी रीकाउंटिंग हो रही है उसके अंदर से 10-10, 15-15 हज़ार एडिशनल वोट मुस्तरद हो रहे हैं। पहले अगर 5,000 थे, अब 15-20 हो रहे हैं। पहले 7 थे, अब 17,000 मुस्तरद हो रहे हैं। तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि बैग खोले गए हैं और बहुत कुछ हो चुका है। तो ये फिर कैसे आगे मामला चलेगा? देखिए, उसमें ऐसा तो मुमकिन कि मेरा ताल्लुक भी पेशे के साथ है, तो ऐसा तो मुमकिन चंद जो वोटों की गिनती अब वो रिजेक्टेड वोटों के हवाले से हो जाए, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 ऊपर नीचे हो सकते हैं। किसी वो शायद मुमकिन है कि करते हुए जो वो 100 को एक दफा भूल गए, या 1 को भूल गए, 5 को भूल गए, 10 को भूल गए, इंसानी गलती को उसमें। मगर ये मुमकिन नहीं है कि हजारों का फर्क पड़ जाए। इसका मतलब है फर्दर इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है, और फर्दर इंजीनियरिंग चले ठीक है, फिर वक्त तो आपके लोग आगे जो ना वो नेशनल असेंबली में बैठ जाएंगे, में भी बैठ गए। मगर क्या बगैर जीते अगर आप डेमोक्रेट हैं और इस तरह से आके आप उसमें जबरदस्ती कब्जा कर लें, या कि ताउन से जो ना ये कब्जा कर लें, तो क्या उससे मसले हल हो जाएंगे? कभी भी नहीं। उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी। लोग आपको वतन के साथ नहीं देखेंगे जिस वजन के साथ जो है वो ओहदे होते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है, भले वो हारते हैं, हारना बुरी बात नहीं है। लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, बावजूद इस बात के कि बाद कदम ठीक होते हैं, इसके बावजूद रिजेक्ट किए जाते हैं। मगर कम से कम अमीर को हमारे अंदर जो है ना वो ये इत्मीनान मौजूद होता है कि नहीं, कि लोगों ने गलत समझा है, तो ठीक है, गलत समझ के लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, इट्स ओके, ये कोई बुरी बात नहीं है। मगर जो ना एक ईमानदारी के नतीजे में, जो कि एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेसी का, हमको उसके साथ पार्लियामान में बैठना चाहिए। अच्छा, सियासी जमातों का एक जगह बिल बैठना भी एक चैलेंज रहा है पाकिस्तान के अंदर। मुझे याद पड़ता है आखिरी दफ़ा शायद जब APS का सानिया हुआ था दिसंबर 2014 में, तो उस वक्त तमाम सियासी जमातें बिला तफरीक इकट्ठी हुई थी। और उस ज़माने में भी आपको याद होगा तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में धरने दे के बैठे हुए थे ताहिरुल कादरी साहब भी और ये तहरीक इंसाफ भी, लेकिन फिर इन्होंने अपने धरने भी ख़त्म किए थे। उसके बाद से अभी तक हमें जो है कि वो नज़र नहीं आ रहा कि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर मासवाए जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी थी। उस वक्त भी आपकी जमात ने शायद वोट नहीं किया था, बाकी सब इकट्ठे हो गए थे उस वक्त भी। तो ये इतने बड़े अहम इशू कि जो हर इलेक्शन कोई भी जमात है वो ये तस्लीम करती है कि हर इलेक्शन में या तो प्री पोल या आफ्टर पोल रिगिंग जो है वो होती है। फिर क्यों नहीं इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते? जिसको हुकूमत मिल जाती है वो कहता है अच्छा चल हमें मिल गई, हम 2-4 साल जो भी है निकाल लें और उसके बाद फिर देखी जाएगी। तो ये हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, वो हमेशा इसलिए ऐसा होता है कि हम इसे कम से कम एक फरीक जो है वो हमेशा जो है उस धांधली करने के साथ मिला हुआ होता है। 2018 के इलेक्शन में ये सहूलत जो है वो पार्टी ए को हासिल, 2024 के इलेक्शन में ये सहूलत पार्टी बी को हासिल थी। उस जिस सेटअप जो मौजूद सेटअप होता था के साथ जो भी जो है ना हाथ मिला ले वो सहूलत उसको मैसर हो जाती है। वरना इलेक्शन में अगर आप और मैं खड़े रहूं तो 19-20 की धांधली जो है ना वहां पे भी होगी, मगर वो अदारा जाती धांधली नहीं होती है। यहाँ पे मसला जो सबसे बड़ा है ये अदारा जाती धांधली का है। इसको जो है वो हम खुद भी खत्म नहीं करते, हम कभी ना कभी जो है ना एक हिस्सा होते हैं। अगर एक इलेक्शन में नहीं है तो उससे पहले वाले में होंगे, उससे पहले वाले में नहीं है तो उससे पहले वाले में होंगे, और इसी तरह से ये चलता जाता है, ये गेम चलती जाती है। नतीजे के तौर पे पाकिस्तान पीछे जा रहा है आपके पड़ोस में। और बुरी बात है कि हम हिंदुस्तान का हवाला दें, मैं हिंदुस्तान का हवाला दूं, मगर आपके पड़ोस में तरक्की की एक अहम वजह जो है वो फेयर और फ्री इलेक्शन है। 19-20 की धांधली वहां पे भी होती होगी, ये हमारे शायद हिस्सा है। छोटी मोटी छोटा मोटा हम हाथ मार लेते हैं धांधली के हवाले से, मगर ये अदारा जाती धांधली बंद होनी चाहिए। ये हमें अगर हम इंडिया की आप एग्जांपल दे रहे थे, बांग्लादेश को भी देखें तो हम वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए। हालांकि 70 में हम अलग हुए और हम समझते थे कि शायद वो बोझ हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट कर ली है। शायद हम उनसे भी नहीं सीख पा रहे। नहीं, हम जो असल बोझ है वो असल बोझ जो है वो इस बात का नहीं है, आबादी का बोझ नहीं है। असल बोझ बेईमानी का बोझ है। असल बोझ ये है कि आप जो
आपको चाहिए होता है। असल वो ये है कि आपको इतने बड़े बड़े जो ना वो घर और प्लाट जो आपके सिर्फ आप जेल के अंदर जो ना वो समा सकते हैं, मगर लोग उसमें उनके लिए वो भी शायद जगह कम होती है। तो ये असल बोझ जो है ना जब तक आप दूर नहीं करेंगे, बाकी इंसान बोझ नहीं होते हैं। इंसान रिस्क जो है वो अल्लाह दे देता है, वो ये उसको अल्लाह ने मेहनत की सलाहियत दी होती है। बांग्लादेश देख लीजिए आपसे कितना आगे निकल गया उसका। वहाँ पे लोग जो है ना वो औरतें हमारी बच्चे वो काम करती हैं और हमारे यहाँ जो है ना वो बेनजीर इनकम सपोर्ट में लाइन में लगती हैं। आप इन दोनों का मुआवजा करिए। ये माइंडसेट हमने अलग-अलग रखे हुए हैं दोनों के साथ। अच्छा, एक चीज़ बताएं आप, सबसे बड़ा चैलेंज जो डेफिनेटली हर फ्रीक ये कहता है और ख़ुद ये जो हुकूमत में है जमातें उनके अंदर भी जब मीटिंग्स होती हैं तो क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन जो है इनके लिए सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी तक इनको अवामी सतह के ऊपर और इवन इदारों के अंदर लोग कहते हैं कि ये हुकूमत जो है कि जाली हुकूमत है। अब इसके इतनी क्रेडिबिलिटी का जिसके लिए होगा तो उसके लिए फिर कानून साजी करना, उसके लिए काम करना, पॉलिसी बनाना, और फिर आप अगर कमीशन की बात कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन हो तो वो कमीशन बनाएंगे तो वो किस नौयत का होना चाहिए? क्योंकि आपके ख्याल में शायद कुछ और अदलिया का मेयार होगा, दूसरे फरीक के कुछ और होगा। अभी आप माजी करीब में आप देख लें कि जितने भी अदालती फ़ैसले हुए, कुछ भी हुए, तो जिस फरीक के हक़ में आ जाता है वो सो बिस्मिल्लाह कहता है ये आइन और पाकिस्तान अदलिया की आज़ादी की कामयाबी है, और जिसके ख़िलाफ़ हो जाए वो ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं कि हम उनका तज़किरा नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर फिर ऑडिट के लिए जो चीज़ें तय होनी है वो क्या फार्मूला होना चाहिए, कौन लोग होने चाहिए, किस किस्म के होने चाहिए? देखिए हमारा वो की ये इशू मादा सच बोलते हैं, यानी हर बुराई जो आपने बिल्कुल बयान और हर बुराई जो मुझ में होगी वो जो है ना वो उसकी मैं वकालत करूंगा, ये हमारा इशू है। मगर स्टिल जो है ना जजेस हैं जिनके ऊपर इत्तफाक किया जा सकता है, सिर्फ पोलिटिकल विट अगर तो हम ये कि इज्जत के साथ और कोई भी जो भी पार्टी हुकूमत में हो वो इज्जत में हो तो फिर उसका एक ही तरीका है। वरना देखिए ये थ्रेट तो इस मौजूद है ना। अब लोग कहते हैं कि जी मियां साहब का हल्का दीजिए, मरीम बीबी का हल्का खुलवा दीजिए। फर्ज कर लीजिए किसी वक्त जो है ना वो किसी वक्त मैं एक प्रोपोजिशन दे रहा हूँ कि फर्ज कर लीजिए कि किसी वक्त जो है वो जो है ना वो कहीं पे जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं पे प्रॉब्लम हो गया और वो फिर उसके बाद अगर यही हल्के खुल गया और इसका नतीजा ये भी फर्ज कर लीजिए कि कुछ और आ गया, फिर क्या होगा? फिर तो आप कहीं के नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक फेयर और फ्री की तरफ मामले की तरफ चले जाएं। उनको कहें अगर ये आप समझते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक थे, उनको कहें आए जी आप हल्कों की तरफ बैठ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाती हैं, हम बुलवाएं, एक राउंड टेबल बुलवा लें, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलवा लें, उनमें कहें कि जी हाँ एक इस एजेंडे पे एक वक्त पे इकट्ठे हो जाते हैं कि कितने आगे अब कितने कामरान साहब कितने पुरुमीद हैं आप? क्योंकि अगर आप देखें कि जिन्होंने निगरान सेटअप बनाया, इतनी मेहनत करके ये नताइज सारे लिए हैं, अब उन्हीं निगरान वज़रा को वो अहम पोजीशन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान उनको मनसब दिए जा रहे हैं, तो फिर वो कितने सिंसियर होंगे कि अच्छा ठीक है अब ऑडिट करा के और सारा सिस्टम लपूट के किसी और के हाथ में दे दें? वो बड़ी मेहनत से आए हैं, तो आप इनसे उम्मीद रखते हैं ऐसा करेंगे ये? नहीं, इस मेहनत के बाद अगर देखिए आप जितने बड़े ओहदे पे चले जाएं, अगर उस मेहनत के बाद उस ओहदे की अजमत के साथ अगर वो अल्लाह आपको इज्जत ना दे रहा हो तो फिर आप उसके बाद वो क्या करेंगे? आपने तो आप बगैर ओहदे की अगर अल्लाह पाक इज्जत दे रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है, या बड़े ओहदे पे अल्लाह पाक इज्जत के बगैर कर दे इंसान को? तो वो इज्जत के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आप देखिए कि जहां पे भी लोग आगे गए हैं वहाँ एक निज़ाम है। अगर आप 100 दफा ये बात की जी नहीं ये फेयर और फ्री इलेक्शन था, तो हम नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं था, ये एक इंतजाम है। और इंतजाम में फिर वही लोगों ने जो है ना वो उन्हीं लोगों का तसलसल है जो गुज़श्ता 6 महीने में 7 महीने में थे। तो अगर ये इंतजाम है तो फिर ठीक है, इंतजाम जब तक चल सकता है आप इंतजाम चलाइए। जब लोग इंतजाम को उलटने के लिए जो है ना वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएंगे वो उल्टा देंगे। मगर उसमें सिर्फ एक खतरा है, आपका मुल्क जो है इसमें जुबानों का भी मसला है और उसमें नस्लों का भी मसला है, उसमें मजहबी फिक्रों का भी मसला है। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें जो कुछ हम कर रहे हैं खुदा न खास्ता मुल्क को कोई मजीद नुकसान ना दे दें।
एक दफा ये सारा कुछ हम कर चुके हैं पहले। तो उससे गुरेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे, सीनियर कानूनदान, और पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से बातचीत कर रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ माशी जो चैलेंजेस पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं। IMF की टीम पाकिस्तान में इस वक्त बैठी हुई है और क्या क्या कंडीशंस हैं और पाकिस्तान को क्या कड़े फैसले लेने होंगे, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान की कुछ माशी सूरत हाल, नई सियासी हुकूमत बन चुकी है इलेक्शन के बाद, जैसी तैसी भी है। बहुत से लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत वक्त तो यही है। IMF के साथ क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, किस किस्म की कंडीशंस हैं और पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, इनको निपटने के लिए तरजीहात क्या होनी चाहिए, ये मौज़ूआत होंगे। हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे मईशत हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब। बुनियादी सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में ये हो रहा है कि ये हुकूमत अगरचे अददी एतबार से काफ़ी मजबूत है PDM की उस हुकूमत से जिसने 16 माह पाकिस्तान में हुकूमत की थी, लेकिन क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा इसके सामने सवालिया निशान है। तो ऐसी हुकूमत को अभी जो नेगोशिएशन हो रही हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि कुछ मुश्किलात होंगी या वो आगे लेके मामलात को चल सकेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट है। पाकिस्तान 23वें IMF की फैसिलिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और 24वीं IMF की फैसिलिटी की तैयारी कर रहा है। ये मैं लोगों को इसलिए कहता हूं कि IMF जो है उसको स्पेयरिंगली मुल्कों को यूज करना है। पाकिस्तान ने 24 दफा एक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट को यूज करने की एक हामी जो है वो भर ली है। पाकिस्तान एक ICU के डॉक्टर के पास 24th टाइम जा रहा है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन कीजिए कि यहाँ क्यों पहुंचे हैं, इसको आप IMF के प्रोग्राम से क्या लेना चाहते हैं अगले 3 साल में, व्हाट डू यू वांट, कि उसका आउटकम क्या हो। और फिर ये भी सोचिए कि 21 प्रोग्राम आपने क्यों इनकम्प्लीट छोड़े। और ये लिंक करता है आपके सवाल से कि क्या ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो फैसले कर पाएगी जो एक प्रोग्राम जो IMF के साथ तय हो उसको हम काबिलियत के साथ एंड तक लेके जाएं। पहली तो यही बात है कि जब आप सोचेंगे ये प्रोग्राम IMF का नहीं है, और मैं कहता हूं एक प्रोग्राम जो IMF के साथ तय हो, इसका मतलब है कि ये ओनरशिप ऑफ द प्रोग्राम लाइज विद द कंट्री जो इस प्रोग्राम के लिए जाती है, एक बैंक IMF के पास। अब आपने प्रोग्राम लिखना है, क्या आपने ये सकत, ये काबिलियत, ये अहलियत एडमिनिस्ट्रेटिवली, एग्जीक्यूटिव में और आपके पूरे ढांचे में कोई टेक्नोक्रेसी ऐसी है जो ऐसा प्रोग्राम लिख सके जो आगे बैठे हुए 8 या 10 उस तरह के PhDs को एक्सेप्टेबल हो जिन्होंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक मॉडलिंग, इकोनॉमिक थिंकिंग सीखी है। आई थिंक कि पाकिस्तान को पहले तो ये सोचना है, फिर ऐसी चीजें जो पाकिस्तान को देरपा मसाइल का हल बता सकें। इससे मेरा मतलब ये है कि एनर्जी की कीमत तो चेंज करके बहुत देख लिया ना मेरे दोस्त, कहाँ खड़े हुए हैं। इतनी महंगी एनर्जी है कि ना एग्रीकल्चर को सूटेबल है और मैन्युफैक्चरिंग वाले भी रो रहे हैं और डोमेस्टिक अनकंफर्टेबल है और उसके पास सेविंग्स के लिए पैसे नहीं बच रहे। सो अब बताइए कि फिर आप एनर्जी सेक्टर में क्या करना चाहते हैं। बात यह है कि ऑन दी एवरेज जो भी गुफ्तगू होती है वो बड़ी सतही गुफ्तगू होती है। ग्रैन्युलर लेवल पे जो थिंकिंग है वो बहुत कम है पाकिस्तान में किसी भी इशू को डीपर लेके जाने को। अभी उन्होंने कहा IMF वालों ने कि जी NFC को रिव्यू कीजिए। अब इसका ये तो नहीं मतलब कि उन्होंने आपको ये कह दिया कि NFC में जो पैसे दे रहे हैं आप उसको कम कर दीजिए। जरा जाके पढ़िए तो आपने NFC में क्या लिखा है। मसला यही है ना कि उन्होंने पढ़ लिया है, आपने पढ़ा नहीं है। आपने लिखा है NFC में कि 15% टैक्स टू GDP रेशियो होगा मुल्क का, और वो भी क्लियर नहीं है। कहीं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का ही होगा बाय 14-15, यानी कि आज से 7-8 साल पहले। आज जब गुफ्तगू कर रहा हूं तो FPR का हार्डली 9% होगा। प्रोविंसेस और थोड़े और टैक्सेस मिला लीजिए तो 11 के करीब आ जाएंगे। अब अगर आप 5%, 6%, 7% और इस साल में कलेक्ट कर रहे होते
तो इसका मतलब था 7,000 अरब रुपया और आ जाता, आपका तो एनएफसी का मसला ही कोई ना रहता। फिर आपने बहुत से सब्जेक्ट्स, चूंकि आप मिनिस्ट्रीज चलाना चाहते हैं फेडरल में, आप 18वीं तरमीम को और एनएफसी को अलहदा नहीं देख सकते। आपका काम है, आईएमएफ का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने 17 सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं कहाँ पे, फेडरल में, जिनको डिवॉल्व करना था। उस पे एस्टिमेट्स 300 से लेके 600 अरब के वर्ल्ड बैंक ने अभी दिए हैं। फिर वही बात, रिपोर्ट कहाँ से आ रही है, वर्ल्ड बैंक से आ रही है। उनकी एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे रिपोर्ट है, आप भी पढ़ लीजिए, मैंने तो कई दफा पढ़ी है। जब मैं अपने मुल्क की रिसर्च देखता हूँ, आखिरी बात करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो ये कहती है कि जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो किसी भी वल्नरेबल को एक टाइम ऑफ डिफिकल्टी पे, जो 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को हम माशाल्लाह मदद करते हैं 467 अरब रुपए में, मदद तो कर सकता है पर पावर्टी से नहीं निकाल सकता। तो आपने कोई सोचा होगा रीडिजाइन पाकिस्तान के ये जो पावर्टी एलिविएशन का प्रोग्राम है, मैं बता देता हूँ। आप भैंस दें, साइकिल दें, ताकि भैंस लेके वो कोई फार्मिंग में आगे बढ़ सके, साइकिल लेके वो कोई जूता बेच सके। ये मैं बड़ी सतही गुफ्तगू करने से हटकर डीप गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो आप आईएमएफ को कहिए कि हम 1 अरब रोजाना का खर्च करना चाहते हैं इस चीज पे, 365 अरब खर्च करेंगे 1 साल में। क्या आईएमएफ कहेगा कि आप टारगेटेड सब्सिडी एसेट प्रोग्राम पाकिस्तान में ना रन करें? खान साहब, मैं इसको जरा मजीद आसान अल्फाज में यूं इजाज़त दे तो बयान कर देता हूं कि हमारी हुकूमतें जो हैं, आप जो बात कर रहे हैं, उनसे बाज़ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो पॉलिटिकली साजगार नहीं होते। अभी देखें ना, डार साहब को हमने हटा लिया, हम ले आए औरंगज़ेब साहब को जो पाकिस्तान की शहरियत भी छोड़कर चले गए थे। और दूसरा, फिर हम हमेशा अगले इलेक्शन का सोचते हैं कि हम अगले इलेक्शन में जब जाएंगे तो उस वक्त तक हमने किन किन अपने वोटर्स को क्या क्या देना है और क्या लेना है उनसे। हम अगली जनरेशन का, अगले दौर का, अगले जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनका शायद हम नहीं सोचते। इस वजह से शायद हम यहाँ पे खड़े हैं। ये बात दुरुस्त है। और एक इलेक्शन साइकिल को अगर आप छोड़ भी दें अब, और ये सोचें कि अगले 3 से 4 या 5 साल जो भी आपके पास काम करने के हैं, उसमें क्या ऐसी तब्दीली हो सकती है कि पाकिस्तान में हम ये जो इनकम सपोर्ट है इससे निकल कर कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करें। आईएमएफ के साथ लंबा प्रोग्राम करेंगे, ये भी सोच लीजिएगा कि शराय नमू को आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके अलावा जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी। आईएमएफ के जो प्रोग्राम है बाय डिजाइन आर बेस्ड ऑन ऑस्टेरिटी, यानी कि आपकी इकोनॉमी को स्लो करके मैक्रो स्टेबिलिटी मेंटेन रखने को। पाकिस्तान को सोच फर्क करनी पड़ेगी। पाकिस्तान हैज टू ग्रो आउट ऑफ इट्स ट्रबल्स। उसका मतलब ये है कि फुल थ्रॉटल पे डीरेगुलेट करें मुल्क को, ताकि आसानियां पैदा हो कारोबार की भी। और पाकिस्तान के नौजवान, यानी कि हमें 2 से 2.5 मिलियन नौकरियां चाहिए हर साल, ये बनाने के लिए कम से कम 5 से 8% के दरमियान कहीं ग्रोथ को लेकर जाना है आपने। और वो इस पे बेस करें कि आसानियां भी पैदा हो और पाकिस्तान में इतनी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन हो कि असल मसला तो ये है ना, आप 7% छोटे कारोबारों तक पहुंचते हैं पैसे लेके। अब बताइए क्या करना है? स्टेट बैंक को गियर अप कीजिए। ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, 70% अगर गवर्नमेंट बोरो करती रहेगी तो उनको क्या इंसेंटिव है कि वो जाके किसी छोटे कारोबार को पैसे दें? इधर सॉवरन बोरो कर रही है, सॉवरन की गारंटी है, सॉवरन ने पैसे वापस करने हैं। दो सॉवरन के पास ये हालत है कि पैसे वापस जो करने हैं इस साल में 8,500 अरब रुपया मार्कअप और डेट का, वो वापस करने के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट को 1,100 अरब बोरो करना है। बाकी एवरीथिंग इज ऑन बोरोड मनी। PSDP, income support, pensions, running of the military, running of the civil, running of the foreign offices, everything is on borrowed money. अब मुझे आप पहले ये बताइए कि अब जो हालात जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, क्या आपका रिस्पांस पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल में ऐसा रहा है जिसमें आप ये भी देख रहे हैं कि इतनी मुश्किल हालात में आपको तो पाकिस्तान में अर्जेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, अर्जेंसी ऑफ पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर, पहले तख्लीक तो करें ना कि करना क्या चाहते हैं। हम तो टैरिफ रिफॉर्म नहीं कर पाते इस मुल्क में, तो हमने क्या एनर्जी के डिस्कोर्स को बेचना है, वो तो बड़ी दूर की बात है। मतलब थिंग्स आर रियली रियली सीरियस। खान साहब, चीज़ें आगे बढ़ती हैं जब आप सबसे पहले आपका लोकल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो और उसको एतमाद हो कि अच्छा हालात ऐसे हैं, माहौल ऐसा है तो पैसा लगाएगा।
फिर आपका बाहर से इन्वेस्टर आता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्री मूव करेगी, तो फिर आपका कुछ टैक्स भी बढ़ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, हम एक ज़माने में शौकत अजीज़ साहब आए थे तो उस वक्त ही डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी, फिर पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक चली, फिर वो सारा का सारा कहीं गायब हो गया। ये जो 3 टर्म्स है ना, जीडीपी टू रेशो हम 15% तक ले जाएंगे, या फिर हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी कर लेंगे, और फिर हम जो है कि अच्छा जी के ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको ख़त्म कर देंगे। ये हर दौर में ये बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन हर दौर में ये ज़्यादा ही ख़राब हो रही हैं, ठीक नहीं हो रही। इसकी बुनियादी क्या वजह है, और इसको कैसे आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए हमें? मेरे दोस्त, खराबी की वजह यह है कि पहले तो पाकिस्तान को अपनी थिंकिंग जो है ना वो वापस लेनी है फ्रॉम दी आउटसोर्सिंग ऑफ द थिंकिंग, जो कि एक ऐसा एटीट्यूड है वो तब्दील नहीं हो पा रहा। उससे मतलब यह है कि एक डेमोक्रेसी है, एक सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, और अगर एक ट्राइंगल आप ड्रॉ करें तो इसका एक तीसरा जुज है द थिंकिंग ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इस सारे को फीड करने के लिए वो दुनिया के ममालिक जो हैं अपनी टेक्नोक्रेसीज बनाकर लाते हैं। हमने उसको आउटसोर्स किया हुआ है टू मल्टीलैटरल्स, टू कंसल्टेंसीज, टू टू IMF। सो पहले तो जिस दिन हम सोच अपनी खुद वापस लेंगे और IMF और उनकी डिपेंडेंसी से निकलेंगे और उनके सामने खड़े होके 8-10 PhDs इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से PhD किए हुए हैं, हमारी तरह ही डिफरेंट ममालिक से काम करके आए हैं। आप ये सोचिए ना कि आपने भी उनके सामने 8-10 इकोनॉमिस्ट्स, एनर्जी सेक्टर स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट्स पाकिस्तान के बिठाने हैं, पाकिस्तान के डीरेगुलेशन आर्टिस्ट्स, जो उनको भी बता सकें कि हम समझते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कंट्रीज अपने मुल्क को IMF से बहुत बेहतर समझती हैं, ये भी एक फैलेसी है, पर हमारे लोग उनके सामने जाके शायद उस अज़्म का, उस कंफर्ट का इजहार इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज IMF इज ओनली अबाउट वन थिंग, नेगोशिएशन, एंड द सेकंड थिंग इज गुड प्रिपरेशन। सो ये सारी चीजें, अब आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, अब हमने SIFC इसलिए बनाई कि हम BOI से वो काम नहीं ले सके। हमने पहले कहा था कि हम BOI के बहुत जबरदस्त चेयरपर्सन बाहर से लाएंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। हमने कहा था हम प्राइवेटाइजेशन कमीशन अलहदा एक इंडिपेंडेंट अदारा ऑफ प्राइवेटाइजेशन डिवीजन से अलहदा करके एक चेयरपर्सन लाएंगे, जो खातून जो है वो बहुत ही काबिल होंगी, JP मॉर्गन से आई होंगी। उनका काम जो है वो उस अदारे को बनाना और PIA को तैयार करना, डिस्कोर्स को तैयार करना होगा। हम वो भी आज तक नहीं कर सके। अब हमने SIFC का कयाम इसलिए किया है कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो डिसमल है, 13.4% है। जिन मुल्कों ने मेरे दोस्त तरक्की किया, आपका बेहतरीन दोस्त चाइना, उससे कुछ तो सीखिए। उसने अपना इन्वेस्टमेंट टू GDP आज भी 30% से ऊपर रखा हुआ है, यानी कि जितना कमाते हैं उसका 30% री इन्वेस्ट करते हैं अपनी इकोनॉमी में, आपसे ट्रिपल री इन्वेस्ट करते हैं। आप इधर चले जाइए, इंडिया 25 से 28%, बांग्लादेश, ईस्ट एशिया 30% प्लस। सो अब SIFC बनाई है जो लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर को सबसे पहले उनको चाहिए एक्साइट करें। FDI मुल्क में 1.5-2 अरब डॉलर रहती है, फिर IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। अब जरा कंपैरिजन देखिए, क्योंकि मैं तो जरा प्रोफेसर सा इंसान हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ। आज ही मैं देख रहा था, मेरे एक प्रोफेसर के साथ IT पे पाकिस्तान पे डिस्कशन हो रही थी। इंडिया की पिछले साल एक्सपोर्ट IT और ITES की मद में 193 बिलियन डॉलर है, 193 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान 1.5-2 अरब पे था, तो हम गवर्नमेंट में थे, हमने बहुत तब्दीलियां की। मुझे याद है उस वक्त के वजीर आजम को मैंने कहा कि आप ये आसानियां पैदा करें फ्रीलांसर्स के लिए। फिर वो सिलसिला एक चल पड़ा, उस पर के सेक्रेटरी IT ने भी सपोर्ट किया, आई थिंक सुखैरा साहब थे। फिर हम उनको आगे लेके चले चीजों को, तो अब हम 3-3.5 अरब डॉलर पे चले जाएंगे। पर मेरे दोस्त, ये इसलिए हुआ है कि उन्होंने, जब हम ये भूल गए कि उन्होंने IITs 1960-70 की दहाई से बनाना शुरू की और ऐसे प्रोफेशनल पैदा किए कि वो ये मयार दे सके दुनिया को कि आज वहां पे पहुंचे हैं। सो हम खाकान साहब, आप जो सारी बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आपने स्टार्ट में एक बात कही थी कि IMF के पास बंदा उस वक्त जाता है या कोई मुल्क जब वो ICU में हो,
अब हम अपनी 70 साल तारीख में 24वें बार आईसीयू में हम अपने आप को लेके जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आईसीयू में जब निकलते हैं तो उसके बाद एक डॉक्टर जो है नुस्खा देता है कि आपने कितने महीनों के बाद आपने दोबारा चेकअप करवाना है और किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है और क्या क्या चीज़ें आपने ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है। तो हम क्या उस नुस्खे पे अमल नहीं कर पा रहे? क्या वजह ये हमें कोई नुस्खा दे ही नहीं रहा, या हम उस नुस्खे को पढ़ना नहीं समझ रहे, कर क्या रहे हैं हम? जैसे ही निकलते हैं वहां से तो एक्चुअली ये होता है कि आईसीयू से निकाल के वो एक्चुअली आपको जॉगिंग पे नहीं ला सकते, ये भी याद रखिए। आईएमएफ का जो काम है ना, वो आपको एक फराहम करना है एक टाइम पीरियड जिसमें एक बैलेंसिंग एक्ट हो जाए और आप मैक्रो और फिजिकल की डिफिकल्टी से निकल आए। पर अंडरलाइंग ये सिम्टोमेटिक सा समझें ट्रीटमेंट हो जाता है, पर जो अंडरलाइंग डिजीज है उसका इलाज तो आपने ही करा। वो आपकी लिक्विडिटी को, एक्सटर्नल को भी संभाल देता है, कुछ लोन्स और ले देता है, कुछ फिजिकल को भी। वो आपको एक्चुअली ले आता है सर्जरी की टेबल पे। अब पेशेंट स्टेबल है, मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, पेशेंट सर्जरी की टेबल पे है, या तो ओपन हार्ट करनी पड़ेगी। अगर पेशेंट बेहतर हालत में है तो स्टंटिंग से भी काम हो जाएगा, अगर उससे भी बेहतर हालत में है तो दवाइयों से काम हो जाएगा। हम ये तीनों नहीं करते। मतलब जब स्टेबिलिटी आती है तो हम ये नहीं कहते कि अब हम अपनी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अपने टैरिफ का रिफॉर्म कर लेते हैं। हम कहते हैं बस जी अब रिजर्व्स बिल्ड हो गए हैं, हम उन रिजर्व्स को यूज करके पैसे दे के टर्फ क्रिएट करते हैं। उसकी बहुत सी मशीनरी 1% पे आती है पाकिस्तान में, पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर थी इस साल की उम्मीद, रह गई है 17-18 अरब डॉलर इस साल की उम्मीद। हम वहीं आ खड़े होते हैं। हम कभी भी टैक्स बेस को बढ़ाते नहीं है और हम आईएमएफ के साथ नए पॉलिसी मेजर्स लेके, यार अगर मुझे सही याद हो तो पिछले 4-5 साल में कम से कम 1000-1500 अरब के नए टैक्स पॉलिसी मेजर्स या इससे ज्यादा के ले चुके हैं। पर टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग का इम्पैक्ट या उन सेक्टर्स को टैक्स बेस पे लाने का इम्पैक्ट, अभी भी मैं पढ़ रहा था MEFP, उसमें हमने ये लिखा है और मैंने ट्वीट किया है कि हमने लिखा है कि हम 2024 दिसंबर में, जनवरी में जाएंगे और रिटेलर्स को घर घर जाकर उनको रिकॉर्ड करेंगे और टैक्स नेट में लाएंगे। ये जमाना भी गुजर चुका है। अब तो कमाल डिजिटाइजेशन का है, आप डेटा माइनिंग कीजिए, बिल्स पड़े हुए हैं गैस के भी, बिजली के भी, और इस काम को आगे लेके जाइए। सो वी हैव नेवर बीन एबल टू बिल्ड द काइंड ऑफ माइंडसेट as well as the personnel to undertake all this. पॉलिटिकल विल हो तो खाकान साहब, पॉलिटिकल विल हो, नियत हो, इरादा हो तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो एग्जीक्यूट भी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खाकान नजीब साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे माशी चैलेंजेस, और इस वक्त IMF के साथ निगोसिएशन चल रही हैं इन हालात के ऊपर। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।